Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 64 and in today's class we will talk about conditional sentences. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, राइट? कंडीशनल, बेसिकली ये जो कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन से ये लफ्ज बना है कंडीशनल, राइट? कंडीशन का मतलब होता है शर्त, तो कंडीशनल मतलब शर्तिया। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि शर्तिया जुमले, वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई शर्त रखी गई हो कि अगर ये शर्त पूरी होती है तो उसका रिजल्ट या नतीजा ये निकलेगा, ठीक है? तो जैसे कि मैंने उर्दू में भी लिखा है कि ऐसे जुमले जिनमें कोई शर्त रखी गई हो कि अगर ये शर्त पूरी होती है तो उसका नतीजा या रिजल्ट ये निकलेगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं कहता हूं जी कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब इसमें अगर आप मेहनत करोगे तो ये क्या है, ये शर्त है कि अगर आपने ऐसा किया, अगर ये शर्त पूरी हुई तो आप पास हो जाओगे या आप पोजीशन ले लोगे। तो ये क्या है, ये उसका आगे फिर रिजल्ट निकलेगा, राइट? तो आपने यहां पर ये चीज याद रखनी है कि जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, या अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता, राइट? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, राइट? तो आई होप सो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस हम कहते किसको हैं। वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई शर्त रखी गई हो कि अगर ये शर्त पूरी हुई तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। अब वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, इफ क्लॉज, एंड नंबर टू, मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज। ओके, अच्छा, इफ क्लॉज बेसिकली बयान कर रहा होता है शर्त को, यानी कि जुमले के जिस हिस्से के अंदर शर्त पाई जा रही होती है उसको हम इफ क्लॉज कहते हैं, राइट? एंड जो दूसरा सेंटेंस होता है यानी कि जो जिसमें रिजल्ट बयान किया जा रहा होता है या जो उसका नतीजा निकलता है, ठीक है, जिस सेंटेंस में ये चीज बयान हो रही होती है उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं या फिर रिजल्ट क्लॉज कहा जाता है, राइट? मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ इट्स हॉट आई गो टू द बीच। इफ इट्स हॉट आई गो टू द बीच, राइट? अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, यानी कि दो सेक्शन बने हुए हैं। नंबर वन, इफ इट्स हॉट, ये हमारी शर्त है, यानी कि इफ इट्स हॉट, जब गर्मी होती है। आई गो टू द बीच, तो मैं बीच जाता हूं, राइट? तो अब ये जो है ये शर्त है तो इसको हम इफ क्लॉज कहते हैं, ठीक है? ये उसका रिजल्ट है तो इसको मेन क्लॉज कहेंगे या फिर रिजल्ट क्लॉज कहेंगे, ठीक है? तो यही चीज ऊपर बयान हो रही है कि कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। नंबर वन, इफ क्लॉज, यानी कि इफ क्लॉज से मुराद ये वाला हिस्सा है, और मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज मीन ये वाला जो सेक्शन है ये इसका मेन क्लॉज है या फिर रिजल्ट क्लॉज है, ठीक है? तो एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो है वो दो हिस्से होते हैं, एक जिसके अंदर शर्त पाई जा रही होती है और दूसरा हिस्सा होता है जो उसका रिजल्ट बयान कर रहा होता है कि अगर ये शर्त पूरी होती है तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है। तो जो नेक्स्ट चीज है वो है कि दे आर सेपरेटेड विद कॉमा, यानी कि ये जो दोनों क्लॉजेस होते हैं इन दोनों को जो अलग किया जाता है वो कॉमा की मदद से इन दोनों को अलग किया जाता है। जैसे कि आप ये कॉमा देख रहे हैं, ठीक है? ये फुल स्टॉप नहीं है बल्कि ये कॉमा है, राइट? तो इन दोनों क्लॉजेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए या अलग करने के लिए बीच में एक
कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज बयान की जा रही है कि दे आर सेपरेटेड विद कॉमा, कि ये दोनों सेपरेट होते हैं कॉमा की मदद से। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है या नेक्स्ट जो रूल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि देयर अरेंजमेंट कैन बी चेंज्ड, कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है, यानी कि इसकी जो तरतीब होती है, सेंटेंस की जो तरतीब होती है, इसको मतलब चेंज किया जा सकता है। यानी कि ये हिस्सा जो है वो पहले आ सकता है, ये हिस्सा बाद में आ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमने हमेशा इसी को पहले रखना है या इसी को हमेशा बाद में रखना है, बल्कि हम इसकी तरतीब को बदल सकते हैं। यानी कि ये चीज जो है वो यहां पर आ सकती है और ये चीज यहां पर जा सकती है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि जो इफ क्लॉज है, अगर हम उसको एंड पे रखते हैं और रिजल्ट क्लॉज को पहले रखते हैं, तो उसमें एक चेंज आपने साथ ये करना है कि ये जो कॉमा है ये खत्म कर देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसी ऊपर वाली एग्जांपल को मैंने चेंज किया है, आई गो टू द बीच इफ इट्स हॉट। ओके, तो यहां पर हमने इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दी, यानी कि ये जो हिस्सा है ये हम एंड पे ले गए और ये हिस्सा हम पहले ले आए। राइट, तो अरेंजमेंट आप चाहे तो ये लिखें, चाहे तो ये अरेंजमेंट रखें, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में सेंटेंस सही है। अच्छा, दूसरी एक और बात आपने साथ याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ ही आएगा, इफ की जगह पे यहां पर व्हेन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आई गो टू द बीच व्हेन इट्स हॉट। राइट, तो जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज के अंदर चाहे तो आप इफ का यूज करें, चाहे तो व्हेन का यूज करें, दोनों एक ही मतलब देंगे। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट सेम दे रहा होगा। राइट, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई गो टू द बीच व्हेन इट्स हॉट, कि मैं बीच पर जाता हूं जब गर्मी होती है। ठीक है, तो आप जब कहें या अगर कहें, बेसिकली ये दोनों सूरतों में शर्त को ही जाहिर करेगा। आई होप सो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का पता चल गया होगा, उसके पार्ट्स के हवाले से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये कि उसको सेपरेट कैसे किया जाता है और उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। आई होप सो कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं या किस किस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो चलें आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, उनकी टाइप्स जो है वो 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स एंड थर्ड कंडीशनल्स। ये 4 टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। राइट, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक तो जीरो कंडीशनल की और फिर फर्स्ट कंडीशनल की। राइट, आज सारों को इस वजह से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, इस वजह से आज हम सिर्फ जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी उसमें हम सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जीरो कंडीशनल्स को। तो स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिसकी शर्त और उसका जो रिजल्ट है, यानी कि जिसकी कंडीशन और उसका जो रिजल्ट है वो दोनों प्रेजेंट में होते हैं। राइट, मिसाल के तौर पे अगर ऐसा होता है तो वो होता है। तो आप देखें कि ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये प्रेजेंट में हैं। राइट, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा साथ ये भी जहन में रखना है कि इनका इस्तेमाल ऐसी चीज़ों और हकीकतों को बयान करने के लिए होता है जो आम तौर पे सच होती हैं, यानी कि जिनके नताइज हमेशा एक जैसे होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। ओके, मिसाल के तौर पे देखें, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब परेशान होते हैं। राइट, अब देखें कि इसमें जो है वो हमेशा जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब परेशान होते हैं, तो यानी कि जब भी ये शर्त पूरी होती है तो रिजल्ट हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा गरीब जो है वो परेशान होते हैं। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है कि अगर सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यहां पर भी देखें कि जब भी सूरज गरूब होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा अंधेरे की सूरत में निकलता है। राइट,
इसी तरह से अगर हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो आमतौर पे रेस्टोरेंट जाते हैं, राइट। तो अब इस सेंटेंस के अंदर भी जो रिजल्ट है अमूमी तौर पे वो यही निकलता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे जीरो कंडीशनल्स होते हैं और उसके जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट के होते हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसको किस तरह से बनाया जाएगा? तो इसकी स्ट्रक्चर है इफ या व्हेन, इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आपने इफ ही यूज करना है और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने व्हेन ही यूज करना है, इन दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, राइट। देन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, अब यहां पर मैंने सिंपल प्रेजेंट क्यों लिखा है ये इन तीन सेंटेंसेस को बनाने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर मैंने सिंपल प्रेजेंट क्यों लिखा है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट भी तो लिखा जा सकता था, तो इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में क्यों लिखा है, तो ये चीज आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। यानी कि इसकी जो कंडीशन होगी, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा इफ क्लॉज जिसको हम कहते हैं, इफ क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और जो अगला सेंटेंस होगा वो भी हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा। जैसे कि उसकी मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से लिखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की मेरी क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है और सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तब लगाया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम होता है। अब कहां पर एस लगता है और कहां पर ई एस लगता है, अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है तो फिर आपको मेरी प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्लास को पहले अटेंड करना चाहिए और फिर उसके बाद आप यहां पर आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, ओके। एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से जो आगे मेन क्लॉज होगा या जो उसका रिजल्ट निकलता है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये होता है, अगर ऐसा होता है तो ये मेरी कंडीशन है, उसका रिजल्ट ये है, राइट। तो ये जो रिजल्ट है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम यही स्ट्रक्चर आगे भी है, फर्क सिर्फ इतना आता है कि यहां से व्हेन या इफ को खत्म कर दिया जाता है, दैट्स इट। तो चलें हम ये तीन एग्जाम्पल्स हमने लिखी हैं, इन तीन एग्जाम्पल्स को जरा बना के देखते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब परेशान होते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ, अब इफ यूज किया या व्हेन यूज किया बेसिकली मतलब एक ही निकलेगा, बात एक ही होगी, ओके। क्या है, क्या चीज बढ़ती है, प्राइसेस, इफ प्राइसेस, ओके। अब यहां पर आगे सब्जेक्ट हमने लिख दिया, इसके बाद जो वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, बढ़ना, ठीक है, बढ़ती हैं। अब इंक्रीज लगाए या राइज लगा दे, दोनों सूरतों में सही है। इफ प्राइसेस इंक्रीज और राइज। अब यहां पर मैंने एस या एस का इजाफा इस वजह से नहीं किया क्योंकि यहां पर प्राइसेस आया, अगर ये प्राइस होता, सिंगल यूज हो रहा होता तो यहां पर इंक्रीजेस या राइजेस का वर्ड आता, ओके। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने कॉमा देना है, राइट। तो यहां पर हमने कॉमा दिया, अब आगे ये चीज यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे कि परेशान कौन होता है, गरीब, द पुअर, ओके। वर्ब क्या, यहां पर क्या होता है, पुअर यानी कि गरीब आदमी को क्या होता है कि वो परेशान होता है, गेट अपसेट, ओके। इफ प्राइसेस इंक्रीज और राइज द पुअर गेट अपसेट, यानी कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं या बढ़ती हैं तो जो गरीब आदमी होता है वो परेशान हो जाता है, ओके। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास कि अगर सूरज गरूब होता है, ओके, अगर सूरज गरूब होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ, क्या चीज सब्जेक्ट के तौर पे यहां पर क्या लगेगा, द सन।
इफ द सन, वर्ब क्या यहां पर, गरूब होना। गरूब होना की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी सेट्स, सेट होती है। तो इसके साथ चूंकि एस या एस का इंक्रीजमेंट करना है, सो इफ द सन सेट्स, अगर सूरज गरूब होता है, अगर सूरज गरूब होता है। अब यहां तक ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। अब यहां पर हम देंगे कॉमा एंड देन सब्जेक्ट दोबारा, तो अंधेरा हो जाता है। तो अब यहां पर आपको पता है कि जैसे मौसमी सिचुएशंस को बयान करने के लिए हम इट का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी मौसमी सिचुएशंस को या इस तरह की सिचुएशंस को बयान करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट एज इट को हम यूज करते हैं। एज अ सब्जेक्ट हम किस चीज को यूज कर रहे होते हैं, इट का यूज कर रहे होते हैं। सो इफ द सन सेट्स, इट अंधेरा हो जाता है, गेट्स डार्क। ओके, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, कि जब अंधेरा जब सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि अगर हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो हम आमतौर पर रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो पहले हम इसकी कंडीशन को लिखते हैं कि अगर हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो हम आमतौर पर रेस्टोरेंट जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ सब्जेक्ट कौन है यहां पर, वी, हम। वर्ब क्या है यहां पर, यहां पर वर्ब क्या है, बाहर जाना, गो आउट। इफ वी गो आउट, किसके साथ जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, दोस्तों के साथ, विद फ्रेंड्स। इफ वी गो आउट विद फ्रेंड्स, ओके, इफ वी गो आउट विद फ्रेंड्स, यहां तक हमारी शर्त हो गई। एंड देन हमने इसका रिजल्ट लिखना है। तो हम आम तौर पर रेस्टोरेंट जाते हैं। अच्छा, तो की इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमा ही इसको कवर अप कर लेता है, राइट। सो हम रेस्टोरेंट जाते हैं, तो यहां पर फिर सब्जेक्ट आएगा, वी, आमतौर पे, नॉर्मली। कहां जाते हैं, सॉरी वर्ब क्या है यहां पर, गो। वी नॉर्मली गो टू restaurant. Okay, we normally go to restaurant. If we go out with friends, we normally go to restaurant. Okay, अच्छा, अब जैसे कि पीछे हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि हम इसकी तरतीब यही रखेंगे, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि ये चीज जो ये स्ट्रक्चर है वो इधर आ जाए और ये स्ट्रक्चर वहां पर चली जाए। लेकिन फर्क सिर्फ ये आएगा कि ये जो कॉमा है, फिर यानी कि अगर हम इसकी तरतीब को, अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो फिर हम इस कॉमा को खत्म कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी सेंटेंस को, यानी कि मतलब यही निकल रहा होगा, इस सेंटेंस को मैं यूं भी बना सकता हूं कि द पुअर गेट अपसेट इफ प्राइसेस इंक्रीज, राइट। फर्क क्या आएगा, सिर्फ ये कॉमा बीच में से खत्म कर दूंगा, राइट। ऐसे ही इट गेट्स डार्क इफ द सन सेट्स, कि अंधेरा हो जाता है जब सूरज गरूब होता है। अब यहां पर इफ की जगह व्हेन भी लगा सकते हैं। सेम लाइक दैट, वी नॉर्मली गो टू द रेस्टोरेंट व्हेन वी गो आउट विद फ्रेंड्स, कि हम रेस्टोरेंट में आमतौर पे जाते हैं जब भी हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, राइट। तो तरतीब आप कोई भी रख लें, सिर्फ ये चीज जहन में रखनी है कि अगर कंडीशन बाद में लिखते हैं तो फिर कॉमा नहीं आएगा, और अगर कंडीशन पहले लिखते हैं तो फिर कंडीशन वाले सेंटेंस के बाद कॉमा आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट हम कुछ और 2-3 सेंटेंसेस को देखेंगे, और उसमें मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही टेंस होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में यानी कि कैन, शुड, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट लिखने का असल मकसद ये है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये चीजें भी सिंपल प्रेजेंट में ही आ जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं
कि इफ शी इज एंग्री शी सेज नथिंग। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वो सिंपल प्रेजेंट है, ओके, क्योंकि उसमें इज आया है। बट वो एग्जांपल्स देखते हैं, जरा कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और बना के उसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट इस वजह से लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कोई सेंटेंस बनता होगा, इससे हट के भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि अगर उसे गुस्सा आता है, अब ये देखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, राइट, तो कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं बोलती है, राइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि इज एम आर के साथ ये सेंटेंस बनता है। इसी तरह से अगर बच्चों के साथ कोई बड़ा हो तो वो तैर सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ओके, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, बल्कि ये इज एम आर का सिंपल प्रेजेंट है। और यहां पर जो सेकंड सेंटेंस है वो कैन के साथ है, तो अब कैन भी तो प्रेजेंट में ही यूज होता है, राइट, तो आप इसका प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। इसी तरह से जब आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो उबलता है, राइट, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी तरह अगर आपको सरदर्द महसूस हो, ठीक है, अगर आप सरदर्द महसूस करते हैं या अगर आपको सरदर्द महसूस हो तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। और ये सेंटेंस हमारा शुड मॉडल वर्ब का हो गया। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लिखने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही दोनों सेंटेंसेस होंगे, उनमें कोई कैन भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, इज एम आर के साथ भी आ सकता है, लाइक होगा वो प्रेजेंट में ही, राइट, और सिंपल प्रेजेंट में ये चीज आएगी। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है? सिंपल प्रेजेंट इज एम आर के साथ जो सेंटेंसेस आते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, कैन शुड वगैरह में भी जो सेंटेंसेस आते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, और इसी तरह से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही काउंट किया जाता है। ओके, तो चलें अब हम इन 4 सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि टू एक्सप्रेस हैबिट्स, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड फैक्ट्स, यानी कि हम जीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैबिट्स को बयान कर रहे होते हैं, यानी कि आदात को बयान करते हैं, रूल्स को यानी कि असूल और ज़वाबित को बयान करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हदायत को, एंड फैक्ट्स या फिर हकाइक को, जो हकीकतें होती हैं उनको बयान करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है कि अगर उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं बोलती है, तो हमारी कंडीशन क्या है? इफ शी गेट्स एंग्री, ओके, गेट्स एंग्री मतलब गुस्सा आता है। इफ शी गेट्स एंग्री, अगर उसे गुस्सा आता है, अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वो कुछ नहीं बोलती है, राइट, शी सेज nothing, she says nothing. if she gets angry, अगर उसे गुस्सा आता है, she says nothing, तो वो कुछ नहीं बोलती है या कुछ नहीं कहती है, राइट। अब ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, राइट। अब इसकी ये जो सेंटेंस है इसको हम यूं भी बना सकते हैं, इफ शी इज एंग्री, इफ शी इज एंग्री। अगर मैं इसको इफ शी इज एंग्री करता हूं तो ये सिंपल प्रेजेंट में बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर ये सेंटेंस दो तरह से बना सकते हैं, इफ शी गेट्स एंग्री या इफ शी इज एंग्री, दोनों सूरतों में ये सेंटेंस सही है। शी सेज नथिंग, तो वो कुछ नहीं बोलती है या वो कुछ नहीं कहती है, राइट। सेकेंड सेंटेंस है कि अगर बच्चों के साथ कोई बड़ा हो, राइट, तो अब क्या है? इफ एन adult, if an adult is with children, if an adult is with children, कि अगर कोई बड़ा बच्चों के साथ है तो वो तैर सकते हैं, they can swim. Okay, if an adult is with children,
दे कैन स्विम, कि अगर बच्चों के साथ कोई बड़ा है तो वो तैर सकते हैं। ओके, तो यानी कि अब ये जो हमारी है, ये क्या है, ये एक किस्म का ये सेंटेंस हमारे किसी रूल को जाहिर कर रहा है कि रूल ये है कि अगर बच्चों के साथ कोई बड़ा है तो फिर वो तैर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई बड़ा नहीं है तो वो तैर नहीं सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है कि जब आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो उबलता है। अब ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक हकीकत है, राइट। तो अब क्या है कि जब आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो उबलता है, राइट। अब इसमें अगर आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, अब यहां पर व्हेन लगाएं या इफ लगा लें, चले मैं अभी व्हेन को ही यूज कर लेता हूं। व्हेन यू, अगर आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा हरारत देते हैं या गर्म करते हैं, इफ यू हीट वाटर अबव का मतलब होता है ज्यादा या ऊपर, यानी कि अबव 100 डिग्री when you heat water above 100 डिग्री, ओके। अब यहां तक हमारी शर्त पूरी हो गई है, ठीक है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है कि वो उबलता है, इट बॉइल्स, ओके। when you heat water above 100 डिग्री it boils, यानी कि अगर आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं या हीट देते हैं तो वो बॉयल होता है या उबलता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर आपको सर दर्द महसूस हो या होता है, ओके, इफ यू फील हेडेक, इफ यू फील हेडेक, तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए। यू शुड टेक दिस मेडिसिन, ओके। इफ यू फील हेडेक, अगर आपके सर में दर्द हो या अगर आप सर दर्द महसूस करते हैं, ओके, यू शुड टेक दिस मेडिसिन, तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस में आ जाती है बात, ठीक है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हैबिट को बयान कर रहा है, जो सेकंड सेंटेंस है वो रूल को जाहिर कर रहा है, जो थर्ड सेंटेंस है वो फैक्ट को बयान कर रहा है, और जो लास्ट सेंटेंस है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को जाहिर कर रहा है, ओके। तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा भी यहां पर वो चीजें आ सकती हैं जो सिंपल प्रेजेंट में यूज की जा सकती हैं, जैसे कि इज एम आर का सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, कैन शुड का जो यूज होता है वो प्रेजेंट में होता है, हैव टू का यूज प्रेजेंट में किया जाता है। तो ये चीजें भी आ सकती हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज भी आपने जहन में रखनी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जीरो कंडीशनल इतने ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन यूज करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बता दिया है ताकि जहां कहीं पे भी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएं तो आप उनको यूज कर सकें, ओके। तो ये थे हमारे जीरो कंडीशनल। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट कंडीशनल्स। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम मुस्तकबिल में होने वाले नताइज का इम्कान यानी कि बयान करते हैं, यानी कि जिन चीज़ों के होने का इम्कान हो उनको बयान करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा कंडीशनल सेंटेंसेस जो यूज़ होते हैं वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी पहचान क्या होती है कि अगर ये होता या अगर ये हुआ या अगर ये होगा या अगर ये करें या करेंगे तो ये होगा, ठीक है। यानी कि ये मुस्तकबिल के किसी मफरूजे के बारे में बात हो रही होती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, राइट। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि
इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस कॉमा सिंपल फ्यूचर, यानी कि हमारी जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और जो मेन क्लास होगा या जो रिजल्ट क्लास होगा वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा। ओके, अच्छा, अब उसकी स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इफ या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है, राइट। और सिंपल फ्यूचर की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, अब मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि अगर आप मेहनत करेंगे तो पोजीशन हासिल करेंगे। सेकंड सेंटेंस है कि अगर वो दवाई वक्त पर लेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लास्ट सेंटेंस है कि अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको फीस दूंगा, राइट। तो ये जो हमारे 3 सेंटेंसेस हैं ये हमारे फर्स्ट कंडीशनल्स हैं, राइट। अब जो हमारा कंडीशन वाला सेंटेंस होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और जो हमारा अगला सेंटेंस होगा या रिजल्ट क्लॉज होगा उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है कि अगर आप मेहनत करेंगे। अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि यहां पर भी देखें गा गी गे तो आ रहा है, लेकिन इसको हम फ्यूचर में नहीं, यानी कि यहां पर हम विल यूज नहीं करेंगे या इसको हम फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। शर्तिया जुमलों के अंदर या कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ये चीज होती है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर हम गा गी गे का जो यानी कि कंडीशन में जो आ रहा है, कंडीशन में अगर गा गी गे भी आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही लेंगे। ये सेंटेंस यूं भी हो सकता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो पोजीशन हासिल करेंगे, राइट। तो अब ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा। इसी तरह से अगर वो दवाई वक्त पर लेती है, अब वो दवाई लेगी या लेती है, बेसिकली बात एक ही है, मतलब एक ही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मुझे पढ़ाते हैं, अब पढ़ाते हैं कहते हैं तो वो फिर सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर गागी गे भी यहां पर आ रहा हो इन तीनों जगह पे, तब भी ये जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। ओके, सो चलें हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, राइट, तो इसको हमने इस स्ट्रक्चर के तहत यानी कि इस स्ट्रक्चर के तहत बनाएंगे। इफ, राइट, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। इफ यू, वर्ब क्या यहां पर? मेहनत करना, वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, हमारी शर्त पूरी हो चुकी है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो आप पोजीशन हासिल करेंगे। तो अब हम उसमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? आप, आगे विल, यू, विल, वर्ब क्या यहां पर? हासिल करना, गेट। यू विल गेट, क्या हासिल करेंगे? पोजीशन। ओके, सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट पोजीशन, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पोजीशन मिलेगी या आप पोजीशन हासिल करेंगे, राइट। सेकंड सेंटेंस है कि अगर वो वक्त पर दवाई लेगी, राइट, या अगर वो दवाई वक्त पर लेती है। अगर मैं ये कहता हूं या लेगी कहूंगा तब भी बात बेसिकली एक ही बनती है। तो इसमें हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं। इफ, देन सब्जेक्ट कौन है यहां पर? शी। वर्ब क्या यहां पर? लेना, टेक। अब टेक है तो इसको हम टेक्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट शी है। तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में ही, शी, इट ये सिंगल नेम आता है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आता है उसको हम एस या एस के साथ लिखते हैं, राइट। इफ शी टेक्स, क्या लेती है? मेडिसिन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन। इफ शी टेक्स मेडिसिन वक्त पर, ऑन टाइम। इफ शी टेक्स मेडिसिन ऑन टाइम, अब यहां पर हम कॉमा देंगे एंड देन तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अब इसमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगी। शी विल रिकवर सून। ओके, शी विल रिकवर सून, यानी कि सब्जेक्ट लिखा, देन विल लिखा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन यहां पर सून यानी कि टाइम का मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है कि अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको फीस दूंगा। ओके, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे, इफ यू टीच मी, इफ यू टीच मी
ये हो गया हमारा ये वाली स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाली। इफ यू टीच मी, अगर आप मुझे पढ़ाते हैं या अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको फीस दूंगा। आई विल गिव यू फी, आई विल गिव यू फी या आई विल पे यू फी, राइट, कि मैं आपको फी पे करूंगा या फीस दूंगा, राइट। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर हमारी जो है ये फ्यूचर की है। अच्छा, यहां पर आपने एक और चीज जहन में रखनी है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने जीरो कंडीशनल को डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ विल ही आएगा, इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं जो कि हमारे फ्यूचर को या सिंपल फ्यूचर को जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे कि कैन को हम सिंपल फ्यूचर में भी यूज करते हैं। कुड का अगर आपको यूज याद हो कि मैंने कुड का जो यूज था वो मैंने फ्यूचर के सेंस में भी बताया था, ठीक है, तो उसका यूज हम फ्यूचर के सेंस में भी करते हैं। इसी तरह से मे है या माइट है तो ये भी फ्यूचर के सेंस में यूज होता है। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ विल ही आएगा, यहां पर कैन, माइट, कुड, ये इनमें से भी कुछ, या बी एबल टू का फ्यूचर में यूज उस तरह से आ सकता है। तो इसकी भी चंद एग्जांपल्स जो है वो 2-3 एग्जांपल्स में देके आपको समझा देता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा विल के साथ ही ये चीज आ रही होगी फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, उसमें थोड़ा इससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन ज्यादातर ये सेंटेंसेस आम रूटीन में इस तरह के होते हैं, लेकिन इससे हट के भी हो सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन ये सिंपल फ्यूचर ऊपर जो मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, वो इसीलिए लिखा है कि जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट से मुराद सिर्फ जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में जो है वो इज एम आर के साथ, कैन या कुड के साथ, या बी एबल टू का प्रेजेंट में यूज, या इस तरह से हैव टू का यूज, तो यानी कि ये चीजें भी प्रेजेंट के सेंस में यूज होती हैं, तो इनका यूज भी यहां पर किया जा सकता है, राइट। इसी तरह से सिर्फ विल का ही फ्यूचर में यूज नहीं होता, बल्कि हम कैन का यूज भी फ्यूचर में करते हैं। इसी तरह से हम कुड का यूज भी फ्यूचर के सेंस में करते हैं। इसी तरह से बी एबल टू का फ्यूचर में यूज होता है, मे और माइट का यूज फ्यूचर में होता है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंसेस आ रहे हैं। अब यहां पर मैंने वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला खत्म करके सिंपली ये कर दिया है, इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल फ्यूचर। अच्छा, अब यहां पर ये चीज तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन इसमें भी चेंज सिंपल प्रेजेंट में उसी तरह से आ सकता है कि इज एम आर आ सकता है, कैन आ सकता है। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही यही है कि जो चीजें प्रेजेंट में यूज हो रही हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट के लिए, और जो चीजें फ्यूचर में यूज हो रही हैं उनको हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं पार्टी में नहीं आता हूं तो शायद वो आपकी मदद ना करे, ठीक है, तो ये जो वो आपकी मदद नहीं करेगा ये फ्यूचर में नहीं करेगा, यानी कि अगर मैं नहीं आता हूं तो वो शायद आपकी मदद ना करे। अब देखें कि यहां पर ये शायद जो है ये, या हो सकता है, ये लफ्ज जो है वो माइट या मे के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इफ आई डोंट come to the party, if I don't come to the party, comma, तो शायद वो आपकी मदद ना करे, he might not support you। अब सपोर्ट की जगह पे यहां पर हेल्प का वर्ड भी यूज किया जा सकता है कि इफ आई डोंट कम टू द पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू या ही माइट नॉट हेल्प यू, राइट। तो अब यहां पर देखें कि हम माइट का यूज जो है वो फ्यूचर में, शायद वो आपकी मदद ना करे, तो यानी कि जो वो उसने मदद नहीं करनी वो फ्यूचर में मदद नहीं करनी है, तो ये सिंपल माइट जो है ये हमारे फ्यूचर को ही शो कर रहा है। इसी तरह से जो मेरा सेकंड सेंटेंस है कि अगर आपको दावतनामा नहीं मिलता है, इफ you don't get। अच्छा, अब ये मैं राइटिंग में शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूं, बट नॉर्मली राइटिंग में शॉर्टकट्स यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर ज्यादातर शॉर्टकट्स यूज होते हैं, इस वजह से मैंने डोंट लिख दिया है। बट ऑफिशियल राइटिंग के अंदर कभी भी आपने शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। इफ यू डोंट गेट इनविटेशन
ओके, इफ यू डोंट गेट इनविटेशन, अगर आपको दावतनामा नहीं मिलता है, आप पार्टी में नहीं आ सकते हैं। तो अब सकते हैं तो डेफिनेटली यहां पर कैन है, लेकिन ये बात फ्यूचर से रिलेटिंग हो रही है कि आप पार्टी में नहीं आ सकते। तो अब ये सेंटेंस क्या होगा? यू कांट कम टू द पार्टी। ओके, सो इफ यू डोंट गेट इनविटेशन यू कांट कम टू द पार्टी, कि अगर आपको इनविटेशन नहीं मिलता है तो आप पार्टी में नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, अगर मैं ये प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकूंगा, राइट? इफ आई डोंट इंस्टॉल दिस प्रोग्राम अगर मैं इसको यूं कह देता हूं कि अगर मैं ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकूंगा। तो यहां पर बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं कि इफ आई डोंट इंस्टॉल दिस प्रोग्राम इन माय कंप्यूटर, राइट? बट चूंकि यहां पर हमने नहीं किया हुआ तो चलें कॉमा, इफ आई डोंट इंस्टॉल दिस प्रोग्राम, मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकूंगा। तो सकूंगा जब आता है तो बी एबल टू का हम फ्यूचर में यूज कर रहे होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अटेंड की हैं तो मेरा ख्याल है ये मॉडल वर्ब वगैरह आपको क्लियर होंगे। सो इफ आई डोंट इंस्टॉल दिस प्रोग्राम आई वॉन्ट। अब वॉन्ट जो है ये बेसिकली विल नॉट का शॉर्टकट है, ठीक है? तो हम चलें इसको विल नॉट पूरा ही कर देते। I will not be able to finish my work. Okay, so if I don't install this program I will not be able to finish my work, कि अगर मैं ये प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करूंगा या नहीं करता हूं तो मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकूंगा। I will not be able to finish my वर्क, राइट? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जरूरी नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ विल का ही फ्यूचर में यूज करें, कुछ और चीजें भी है जो कि फ्यूचर में यूज की जा सकती हैं, जैसे कि कैन है, कुड है, मे या माइट है। तो यानी कि इस तरह की चीजें भी फ्यूचर में आ सकती हैं और इसी तरह से बी एबल टू का फ्यूचर में यूज है, राइट? तो इस तरह से भी सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल के बनते हैं। ओके, अच्छा, अब यहां पर एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि इफ नॉट, यानी कि इफ के साथ जब अगला सेंटेंस नेगेटिव में है, इफ के साथ वाला, ठीक है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस अगर वो नेगेटिव में है तो उसकी जगह पे अनलेस का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अनलेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनलेस का वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर ये नॉट वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पर हम इस सेंटेंस को अनलेस के साथ अगर करते हैं, अनलेस आई कम टू द पार्टी, ठीक है, ये डोंट भी खत्म हो जाएगा, ये इफ भी खत्म हो जाएगा। अनलेस आई कम टू द पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू। इसी तरह से इफ यू डोंट गेट इन्विटेशन, तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, अनलेस यू गेट इन्विटेशन, यानी कि डोंट को हमने खत्म कर देना है क्योंकि उसकी जगह पे हम इफ नॉट की जगह पे अनलेस का वर्ड यूज करें। अनलेस यू गेट इन्विटेशन यू कांट कम टू द पार्टी। इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है कि इफ आई डोंट इंस्टॉल दिस प्रोग्राम, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, अनलेस आई इंस्टॉल दिस प्रोग्राम आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश माई वर्क, राइट? तो इसकी जगह पे आप अनलेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनलेस का वर्ड यूज करने के लिए शर्त यह है कि जो कंडीशन है वो नेगेटिव में हो, यानी कि नहीं के साथ हो। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है मैं उसे क्लियर करूं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।